हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने 16 महाजनपद को डिटेल से कवर किया था और मैंने आपको लास्ट में बोला था जब मगध को कवर कर रहे थे कि मगध को बहुत डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम पर्पज़ से वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मगध साम्राज्य को पूरा डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है, कि इस पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। ओके। और लास्ट में प्रीवियस वीडियो की जो 16 महाजनपद वाला वीडियो था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और जो आज का जो वीडियो रहेगा उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मिला के आज का पूरा वीडियो है, ठीक है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। तो जो मगध था वह प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था और इसके संस्थापक बृहद्रथ थे और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। आगे बात करें तो जो मगध बाकी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था उसके होने के मेन कारण क्या थे। तो मेन कुछ 7 रीजंस हैं। तो पहला है विस्तृत उपजाऊ मैदान, ठीक है। अगर उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन अगर देखें तो जो मगध था वह पूर्वी गंगा के मैदानों में दक्षिणी बिहार में स्थित था, ठीक है। तो जो उसके आसपास का क्षेत्र था वह बहुत ज़्यादा कृषि के लिए उपजाऊ था। दूसरा था प्राकृतिक सुरक्षा, ठीक है, क्योंकि उसको चारों ओर से पहाड़ थे तो उसको प्राकृतिक सुरक्षा मिली थी उस साम्राज्य को। तीसरा था खनिज संसाधनों की उपलब्धता, उस एरिया में बहुत सारे जो मिनरल्स जो खनिज संसाधन थे उनकी उपलब्धता थी। चौथा पॉइंट था वहाँ पर जो व्यापार था उसमें तेजी थी, ठीक है, क्योंकि उपजाऊ मैदान था तो व्यापार भी तेज था। पांचवा पॉइंट है वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि चारों तरफ से वन था या वन क्षेत्र था तो उसमें हाथियों की वहाँ पर उपलब्धता थी, ठीक है। तो मगध जो साम्राज्य के लोग थे उन्होंने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का यूज़ किया था, ठीक है। तो मगध साम्राज्य ही एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसे सबसे पहले युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था। नेक्स्ट है कृषि में लोहे का उपयोग, क्योंकि सभी लोग लोहे से परिचित हो गए थे उस समय में, तो जो कृषि था, जब कृषि करने के लिए लोहे के उपकरणों का यूज़ होने लगा था। 7 पॉइंट है धान की जो रोपाई थी उस पद्धति का भी विकास हुआ उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो मेन कारण थे इसकी वजह से मगध बाकी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। आगे बात करते हैं और जानते हैं जो मगध साम्राज्य था उस पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो ऐतिहासिक पुराणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है, जिसमें आज हम सभी सबसे पहले हर्यक वंश को कवर करेंगे और उसके बाद शिशुनाग वंश को, फिर उसके बाद नंद वंश को और फिर उसके बाद मौर्य वंश को, ठीक है। लेकिन मौर्य वंश को पढ़ने से पहले कुछ भारत पर विदेशी आक्रमण भी हो गए थे, ठीक है, तो उनको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हर्यक वंश को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका समयकाल चलता है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक और इस पर सबसे पहले बिम्बिसार आता है, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और उसके बाद नागदशक। बात करें बिम्बिसार की तो इसका समयकाल रहता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक और इसको ही हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है और इसने प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज थी, या इसने ग्रीव्रज को प्रारंभिक राजधानी बनाया था और बाद में इसने राजगृह को भी अपनी राजधानी बनाया था। बिम्बिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस प्रकार कहा जाता है कि बिम्बिसार ने 500 से अधिक विवाह किए थे, बट एग्जाम पर्पज से बिम्बिसार के जो 3 विवाह वो इम्पोर्टेंट है, तो आज 3 विवाह को ही कवर करेंगे। प्रथम विवाह किया था उसने कौशल राज्य की पुत्री और प्रश्नजीत की बहन महाकौशला देवी से और इस विवाह से उसको दहेज में जो काशी है वह मिला था। बाद में दूसरा विवाह उसने चेलना से किया और यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह उसने क्षेमा से किया जो पंजाब के मृदु देश की राजकुमारी थी।
आगे बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता था और उसने अपने राज्य में मिला लिया था और वहां का सेनापति उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। ठीक है, तो बिंबिसार और उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु उस गद्दी पर शासन करता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे पितृहंता कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजातशत्रु के ही काल में सबसे पहली बौद्ध संगति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया था और इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार, ठीक है, नए हथियार यूज किए थे। उनका नाम है रथ मूसल और महाशिलाकंटक। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि रथ मूसल और महाशिलाकंटक हथियारों का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वह था अजातशत्रु। आगे बात करते हैं और जानते हैं उसके ही बेटे उदयन के बारे में। तो इसका समयकाल चलता है 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक और इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसे भी पितृहंता कहते थे। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, तो वह था उदयन। और पाटलिपुत्र कहाँ था, तो वह गंगा और सोन नदी के संगम पर था। इसने राजगृह को राजधानी में, इसने जो राजगृह की राजधानी थी उसको बदलकर राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। फिर उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या उसके ही सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। ओके, तो नागदशक की हत्या किसने की, उसके ही सेनापति शिशुनाग ने, और नागवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो जो ये सेनापति था शिशुनाग, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका समयकाल था 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व था और यह ही नागवंश का संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, तो शिशुनाग ने किसको बनाया राजधानी, वैशाली को। उसके बाद आता है कालाशोक जो राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को और इसी के समयकाल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है और नागवंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन। ठीक है, जिसकी हत्या कौन कर देता है, महापद्मानंद कर देता है। और जैसे ही महापद्मानंद नागवंश के अंतिम शासक की हत्या करता है और वह उसके बाद नंदवंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं महापद्मानंद की जिसने नंदीवर्धन की हत्या की थी। तो महापद्मानंद का शासनकाल होता है 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक और इसको ही नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। महापद्मानंद को सर्वक्षत्रांग की उपाधि भी मिली थी, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और इसने कलिंग देश को जीतकर एकराट की उपाधि भी हासिल की थी। जो कलिंग नरेश थे खारवेल, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो महापद्मानंद ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उसका उल्लेख मिलता है खारवेल नरेश के हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, जो कलिंग नरेश थे खारवेल, उनका जो अभिलेख था हाथी गुम्फा, उससे ये पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर जीत हासिल की थी। आगे है इंपॉर्टेंट, महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र थे जिसमें से घनानंद इस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद का समयकाल चलता है 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक और कहते हैं यह बहुत ही क्रूर शासक था। यह सिकंदर के समकालीन था और इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की।
ठीक है। तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले कुछ जो विदेशी आक्रमण भारत में हुए थे उनके बारे में जान लेते, ठीक है। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में हम सभी ने पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु जो भारत का पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र था वहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे, जो राजाओं के मतलब थे, वह कमज़ोर थे, कमज़ोर कह सकते, कमज़ोर शासक थे, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमी उत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। तो इस तरीके से भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहला हुआ था ईरानी आक्रमण और दूसरा हुआ था यूनानी आक्रमण। सबसे पहले ईरानी आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। तो इसको ही ईरानी या पारसी आक्रमण कहा जाता है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय, जिसे क्रुस भी कहा जाता था, साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, उसको मिली थी। मतलब सबसे पहले जो आक्रमण किया था वह उसमें असफल हुआ था, लेकिन इसी वंश का जब कौन आया, डेरियस प्रथम आया, जब उसने आक्रमण किया तो वह सफल हुआ था। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। अगर प्रभाव के बारे में जाने कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। ईरानियों के आने से खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रभाव यह हुआ कि ईरानी आक्रमण के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ईरानी आक्रमण के बाद भारत में हुआ। आगे बात करते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, जिसे मकदूनियाई आक्रमण भी कहते हैं, ठीक है, जो सिकंदर ने किया था। तो जो सिकंदर था वह यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और इसका जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर राजगद्दी पर बैठ गया था। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, ठीक है। तो जो खैबर दर्रा है वह कहाँ पर है, भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर। इसकी प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और घोड़े का नाम बुसेफेल्स, ठीक है। कहीं कहीं पर बुकाफेला भी लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। तो सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले उसने तक्षशिला के राजा अकिम्भिक, जिसे कहीं कहीं पर आम्बी भी कहा गया है, उसने उसकी अधिकता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। मतलब जो तक्षशिला का राजा था अकिम्भिक, या जिसे आम्बी भी कहा जाता है, उसने सिकंदर की अधिकता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, जो कि झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र था, के राजा पोरस पर आक्रमण किया। कहीं कहीं पर पुरु भी लिखा हुआ है, राजा पुरु, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पिन या कर्री का युद्ध भी कहते हैं, ओके। तो जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो आक्रमण हुआ था उनको कई नामों से जाना जाता है। आगे क्या हुआ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो जब सिकंदर था वह आगे बढ़ रहा था, मतलब जब वो यह युद्ध जीत गया पंजाब के राजा से तो वह भारत में और आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो उसकी सेना थी वह बीच में जो नदी थी व्यास नदी, उसको पार करने से उसकी सेना ने मना कर दिया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो वह थी व्यास नदी। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है। फर्स्ट है, सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। दूसरा है, सिकंदर का जल सेनापति नियाकर्स था।
तीसरा पॉइंट है सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। और नेक्स्ट है सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। ओके, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसका अंतिम संस्कार हुआ था सिकंदरिया जो अफ्रीका में। आगे बात करते हैं कि सिकंदर की सफलता के मेन कारण क्या थे। तो पहला कारण था कि भारत में किसी एक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था। ये कह सकते हैं कि भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव था, जो सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण था। दूसरा पॉइंट है सिकंदर की जो सेना थी वह शक्तिशाली थी। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े की भरमार थी। साथ ही देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का मेन कारण था। अब बात करते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सिकंदर के आक्रमण से पहले जो छोटे मोटे भारतीय राज्य थे वह पहले आपस में ही लड़ते थे, या कह सकते हैं आपस में ही संघर्षरत थे। ठीक है, तो उनमें आक्रमण के बाद पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। किसके बाद? सिकंदर के आक्रमण के बाद। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव थे जो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत में दो जो मेन विदेशी आक्रमण थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य से पहले, उनको भी हमने कवर कर ली। अगला जो वीडियो रहेगा हम सभी का वह रहेगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जिनको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले वह 16 महाजनपद का जो वीडियो था पहले आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनने लगे। तो पहला क्वेश्चन था कि चंपा किसकी राजधानी थी। तो अब आपके पास ऑप्शन है अंग, काशी, कौशल और मगध। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर अंग। ओके, नेक्स्ट है मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था। ऑप्शन है आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मानंद। तो आंसर क्या रहेगा? अजातशत्रु। ठीक है, आप लोगों से बन रहा होगा। नेक्स्ट है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। पॉइंट है आपके पास पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज और चंपा। ठीक है, तो मगध की आरंभिक राजधानी बतानी है हम सभी को। ठीक है, तो वह थी गिरिब्रज। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राजधानियां दी हुई हैं। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर जो ए है, ठीक है, मत्स्य, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी थी विराटनगर। ठीक है, और अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। और सी बस्त, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और डी अवंती, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। मतलब सामने सामने की सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आ वह बिल्कुल सही। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, तुंगभद्रा। दूसरा है गंगा और सोन। तीसरा है चंबल और माही। और चौथा है कृष्ण और कावेरी। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है, वह है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बा, गंगा और सोन नदी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। आपको बताना है कि मगध ही प्रथम क्यों था। ऑप्शन है आपके पास खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, और ये सभी। ठीक है, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द, ये सभी जो मेन कारण थे यही मगध को कह सकते हैं पावरफुल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ओके, एक जो है वो सही है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ नगर है। ओके, तो जो गांधार है, ठीक है, मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ इसका। यहाँ पर जो राइट है वह है ऑप्शन द, कंबोज। ठीक है, जो राजपुर में। नेक्स्ट है जिस राजा ने
कलिंग नहर खुदवाई वह था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है हर्यक राजवंश का, सेकंड है शिशुनाग राजवंश का, और सा है नंद राजवंश का, और दा है मौर्य राजवंश का। ठीक है, तो जो कलिंग नहर थी वह नंद राजवंश ने खुदवाई थी। नेक्स्ट है प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास सुक्तिमती, मथुरा, कौशाम्बी और वाराणसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा कौशाम्बी। नेक्स्ट है सूची 1 जिसमें महाजनपद है को सूची 2 जिसमें राजधानी है के साथ सुमेलित करें और दिए गए कूटों के आधार पर सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए काशी। काशी का राइट आंसर होगा यहाँ पर राजधानी वाराणसी। ठीक है, तो ए का होगा 2। ओके, अंग की बात करें तो जो यहाँ पर अंग है उसका रहेगा 4 चंपा। ठीक है, फिर है सी वज्जी। ठीक है, तो वज्जी का रहेगा वैशाली, और डी है वत्स, इसका रहेगा कौशाम्बी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आओ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ राजधानी, फिर से ही मिलान करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंग है ये तो आपसे बन जाएगा, चंपा है उसकी राजधानी अभी पढ़ा, काशी, वाराणसी, सूरसेन, मथुरा और गांधार, तक्षशिला, मतलब सामने सामने के ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन सा वह बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरसेन जनपद की राजधानी थी। ओके, ऑप्शन है आपके पास मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर वृंदावन, सॉरी मथुरा। ओके, मथुरा यहाँ पर सूरसेन जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट पर आओ। निम्नांकित में से किस स्त्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके पास अंगुत्तर निकाय, सेकंड है दिव्यवादन, और फिर है ऋग्वेद, और फिर है सुत्त पिटक। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा फर्स्ट अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, विराटनगर, कुशीनारा और गोकलपुरा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बा विराटनगर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। ऑप्शन है नंद, मौर्य, सुंग और कंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बताना वह है नंद वंश। नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मानंद। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सा शिशुनाग। नेक्स्ट है नंद राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है कालाशोक, महापद्मानंद, उपनिषद और उग्रसेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बा महापद्मानंद। नेक्स्ट है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो राइट आंसर होगा अवंती। नेक्स्ट है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रश्नजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सा, अजातशत्रु और प्रश्नजीत बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर था घनानंद। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ऑप्शन है वज्जी, जिसे वैशाली कहा जाता है, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा वज्जी, वैशाली जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था। तो ऑप्शन है चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व और फिर है पहली सदी ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है छठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है काशी, अंग, मगध और वज्जी। राइट आंसर होगा अंग।
नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन है महापद्मानंद, अजातशत्रु, घनानंद और कालाशोक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बा, अजातशत्रु। नेक्स्ट है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन है मथुरा में, हस्तिनापुर में, अही क्षेत्र में और इंद्रप्रस्थ में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सा, अही क्षेत्र में। नेक्स्ट है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन है घनानंद, बृहद्रथ, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो राइट आंसर है वह है ऑप्शन आ, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन है अजातशत्रु ने, घनानंद ने, बिंबिसार ने, जरासंध ने। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन है नंद, गुप्त, लिच्छवी और मौर्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, लिच्छवी। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास वत्स, वज्जी, सूरसेन और अवंती। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, वज्जी। नेक्स्ट है किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, अजातशत्रु और बिंदुसार। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बा। नेक्स्ट है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के क्या कारण थे? तो ऑप्शन है प्राचीन वैदिक कला, ऑप्शन है नेक्स्ट मौर्यकालीन कला, ऑप्शन सा है गांधार कला और ऑप्शन दा है गुप्त कला। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सा, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? ऑप्शन है आपके पास वैशाली, ऑप्शन है कपिलवस्तु, फिर है वैशाली और कपिलवस्तु दोनों के साथ, और फिर है किसी के साथ भी नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, वैशाली। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है महिष्मती, ऑप्शन बा है मथुरा, ऑप्शन सा है तक्षशिला और ऑप्शन दा है विराटनगर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, मथुरा। नेक्स्ट है वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? ऑप्शन है आपके पास अवंती, कंबोज, गांधार और कुरु। तो राइट आंसर ऑप्शन सा, गांधार। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन है आपके पास ग्रीव्रज, पाटलिपुत्र, दिल्ली, जयपुर। ओके, तो राइट आंसर होगा ग्रीव्रज। नेक्स्ट है 16 महाजनपद का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से बन जाएगा राइट आंसर यहाँ पर अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित जनपद था। तो ऑप्शन है मत्स्य, सूरसेन, अस्मक और मगध। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सा, अस्मक। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन है विराटनगर, वाराणसी, मथुरा और दिल्ली। तो राइट आंसर है यहाँ पर विराटनगर। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहला है जिसमें प्राचीन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालवा। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन है आपके पास कौशल, मगध, चंपा और अवंती। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध। नेक्स्ट है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर शासन किया जा रहा था। तो ऑप्शन है आपके पास हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, नंद वंश। ठीक है, नेक्स्ट है किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है नालंदा महावीर स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, असम, बिहार और गुजरात। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी? तो ऑप्शन है आपके पास घोषा, अपाला, मैत्रेयी और गार्गी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, गार्गी। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत तट पर
डेरा डाला था? तो ऑप्शन है आपके पास रावी, झेलम, सतलज और चिनाब। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम। राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे, तो ऑप्शन है किस वंश के थे? ठीक है, तो चोलमंडल, सेकंड है कलिंग, फिर है कन्नौज और फिर है पुरुषपुर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग। नेक्स्ट है मगध का अंतिम महान शासक वंश था? तो ऑप्शन है सुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त। नेक्स्ट है मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिम्मेदार था? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। नेक्स्ट है किस राजवंश ने मौर्य वंश का तुरंत उत्तराधिकारी बनकर मगध साम्राज्य पर शासन किया था? तो ऑप्शन है सातवाहन, शुंग, नंद और कर्ण। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुंगवंश। नेक्स्ट है आजीविका थे? तो ऑप्शन है बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, ऑप्शन बी है बौद्धों की अलग हुई शाखा, ऑप्शन सी है चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय और ऑप्शन डी है शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। ठीक है, तो राइट आंसर है ए, बुद्ध के समकालीन संप्रदाय, उनको कहा जाता था आजीविका। नेक्स्ट है यूनानी शासक सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किसकी सेना का सामना किया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अंभी, तीसरा है ओहनानंद और डी है पोरस। तो राइट आंसर है आपका पोरस। नेक्स्ट है गणतंत्र का नाम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनजातियों का संघ था? तो ऑप्शन है आपके पास गांधार, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है कौशल और ऑप्शन डी है अवंती। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वज्जी। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से स्थानांतरित हो गया, कहाँ हो गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, अयोध्या, कन्नौज और पुरुषपुरा, जिसे पेशावर कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मगध का अंतिम नंद शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उखाड़ फेंका था वह था? तो ऑप्शन है महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी नवानंद और ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। तो राइट आंसर है घनानंद। ठीक है, इस तरीके से हम सभी ने आज मगध साम्राज्य में जो था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को कवर कर लिया। ठीक है, और जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको भी कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश को कवर करेंगे। ओके बच्चों।